नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, कई सारे आपके पहलुओं को, निवेश के पहलुओं को लेकर, जहां से आप अपने रिटर्न्स को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर जिन पर हमारे जानकार अपनी राय रखते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे अपने निवेश को आप और बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और हम आपके दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब भी आपको दिलवाते हैं। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अलग अलग माध्यमों से हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं इस कार्यक्रम में। आप आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फेसबुक पर, एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर पे। आप ईमेल कर सकते हैं हमें yourmoney@nw18.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपना सवाल 7045220000 के जरिए, और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी सर मौजूद हैं। और आज जो हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किया है वो है एक्टिव और पैसिव फंड। विकास सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मल्टीपल टाइम्स जब कोई भी नया निवेशक अपना म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहा होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस उसको दिखाई पड़ते हैं, और उन्हीं ऑप्शन में से ये एक्टिव और पैसिव फंड्स भी आमतौर पर दिखाई पड़ी जाते हैं। सो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है इस समय पर, जबकि बाजार बहुत एक्टिव है। तो एक्टिव रहना ज़्यादा बेहतर है, यानी एक्टिव फंड्स में रहना ज़्यादा बेहतर है, या फिर पैसिव फंड के साथ निवेश बने रहें वो ज़्यादा बेहतर है? पहले तो अंतर समझाइए, और किन के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है ये समझाइए। फंड्स और पैसिव फंड्स बेसिकली फंड मैनेजर की जो पद्धति होती है फंड को मैनेज करने की, उसके जरिए ये फंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्टिव फंड हो गया कि यदि किसी फंड मैनेजर ने बोला कि मैं टॉप की 50 कंपनीज या 60 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, एक लार्ज कैप फंड लेके आता हूं इन्वेस्टर्स के लिए, और वो खुद तय करेंगे कि मुझे आईटी में कितना एक्सपोजर रखना है, बैंकिंग में कितना रखना है, या ऑयल एंड गैस में कितना रखना है। तो ये फंड मैनेजर की चॉइस होगी, उनकी अपनी स्टडी होगी कि मैं कितना एलोकेशन किसी सेक्टर को दूंगा, और उसके तरीके से वो फंड को मैनेज करूंगा, उसकी स्टॉक बास्केट बनाऊंगा। ये हो गया एक्टिव फंड। नो पैसिव फंड में यहीं पे ही फंड मैनेजर अगर सोचते हैं कि मुझे एक इंडेक्स फंड लेके आना, पैसिव फंड्स को इंडेक्स फंड्स के में भी बोला जाता है, या ईटीएफ भी बोला जाता है, क्योंकि ईटीएफ रूट से, इंडेक्स फंड रूट से आते हैं। उसमें फंड मैनेजर ये तय नहीं करता कि मुझे आईटी कितना रखना है, कौन से स्टॉक्स कितनी एलोकेशन देनी है। वो जो, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है, फंड मैनेजर उसको रेप्लीकेट कर देता है कि जितना जो 50 स्टॉक्स की जो उनकी जो कितनी एलोकेशन है, या उनका वैल्यूएशन के हिसाब से क्या परसेंटेज उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है उस निफ्टी में, उसी एलोकेशन में वो डिवाइड कर देता है। तो वो पैसिव हो गया, विच मीन्स कि फंड मैनेजर कुछ नहीं करेगा। आपका जो निफ्टी की जो चाल रहेगी, उसकी चाल या उसका कदम ताल जो होगा, उसको मैच करना जो होता है फंड मैनेजर करता है। अब ये जो इंडेक्स फंड्स है वो निफ्टी 50 भी होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होते हैं, जो थोड़े से हायर मिड कैप की तरफ आ गए, या एक प्योर मिड कैप निफ्टी अगर इंडेक्स फंड लेंगे तो 150 स्टॉक्स का होता है। और अब तो माइक्रो कैप के इंडेक्स फंड्स भी आ गए, या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स भी आ गए। सो आइडिया ये है कि फंड मैनेजर एक तरफ खुद से डिसाइड करता है मुझे कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स, उनकी क्या एलोकेशन रखनी है, और एक्टिवली मैनेज करते हैं। वो हो गया आपके एक्टिव फंड्स। और जो फंड मैनेजर आपका एक इंडेक्स बाय कर लेगा, पूरा बास्केट ऑफ स्टॉक बाय कर लेगा एज पर द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन इन द निफ्टी और माइक्रो कैप जो इंडेक्स रहेगा उसको रेप्लिकेट, या बैंकिंग इंडेक्स हो गया, तो उसमें भी जो एलोकेशन हर एक बैंक की है, किस हिसाब से वो बैंक का परसेंटेज में वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसी में अगर फंड मैनेजर उसको रेप्लिकेट कर देंगे तो हम उसको बैंकिंग इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। अब आपने ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा रखना चाहिए, तो टिपिकली हर एक निवेशक को एक कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच रखनी चाहिए। सो कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच के हिसाब से क्या हो गया कि आप कुछ फंड्स हैं वो जो आप कोर में रख लीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि किसी का होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो इट मेक सेंस कि आप एक इंडेक्स फंड लीजिए, निफ्टी 50 ले लीजिए या निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लीजिए, और उसको एक लंबे समय के लिए रखिए। उसमें बेनिफिट क्या है कि जो कॉस्ट होती है, एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो या फंड भी बढ़ेगा। यदि कोई कम ड्यूरेशन के लिए रखना चाहता है, जैसे 3 साल 5 साल का होराइजन रखना चाहता है, या किसी पर्टिकुलर थीम के लिए उनको खेलना है, तो फिर वो एक्टिव फंड के जरिए भी आ सकते हैं। हालांकि अगर इंडियन मार्केट्स के हिसाब से देखें सुमित जी, तो बहुत सारे एक्टिव फंड्स ने पैसिव फंड्स को बीट किया, जबकि अगर आप वेस्टर्न मार्केट्स को देखेंगे तो पैसिव फंड्स जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन में आउट परफॉर्म कर जाते हैं एक्टिव फंड्स को। बट तक इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट होराइजंस में एक्टिव फंड्स ने पैसिव फंड्स को बीट किया है। और लास्ट में एक जल्दी में ये बोलूंगा कि उसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर निफ्टी में बैंकिंग का जो वो बैंकिंग का हिस्सा जो है
वो मान लीजिए 24-25% है, या आईटी का 13-14% है, या फार्मा कंपनी का हो गया। तो अगर कोई एक सेक्टर नहीं अच्छा चल रहा, एक्टिव फंड में क्या होगा कि एक्टिव फंड मैनेजर को ये बंदिश नहीं कि मुझे वो सेक्टर में उतना ही एलोकेशन देना है। तो वो क्या करेगा, जो सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं उनकी एलोकेशन बढ़ा देगा, और यही रीजन है, अगर आप देखेंगे हमारे लार्ज कैप फंड्स ने ओवर लास्ट 1 2 3 4 5 इयर्स में पैसिव फंड्स को बीट किया है। तो विकास सर, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं निवेश करता हूँ, से 10 साल से 15 साल या 20 साल, तो इस ड्यूरेशन के लिए किस पर मैं ज़्यादा बेट करूँ? क्योंकि कॉस्ट बाय भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एक्टिव फंड्स में। सो रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखूँ तो क्या पैसिव फंड में बने रहना ज़्यादा बेहतर है या एक्टिव में जाऊँ, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है? तो क्या करना चाहिए 10 से 15 साल के होराइजन के लिए? यदि आप लार्ज कैप कैटेगरी में जा रहे हैं, या निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि हायर मिड कैप कैटेगरी में जा रहे हैं, और आप जैसे खुद बोल रहे हैं कि 10 से 15 साल का अगर होराइजन है, तो फिर तो डेफिनेटली पैसिव फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि पैसिव फंड्स जो है वो आपकी, जब कॉस्ट हम बात करते हैं, तो यदि 0.5% भी अब आपकी कॉस्ट बचती है, तो 15 साल में आप उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो बहुत अधिक होता है, विच मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और 10-15 साल में क्या होता है सुमित जी, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो निफ्टी का हिस्सा बनेंगी और कुछ बाहर निकल जाएंगी। तो जो कंपनी ग्रो कर रही है, जो अच्छा कर रही है, और जो निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, वही कंपनी उसका हिस्सा रहेगी। तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस भी कम रहते हैं। और फंड मैनेजर बेसिकली टर्म होती है ट्रैकिंग एरर, कि फंड मैनेजर निफ्टी को कितनी अच्छे से कदम ताल करता है। यदि उसका कदम ताल बहुत अच्छा है तो ट्रैकिंग एरर कम है, नहीं ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, तो जितनी ट्रैकिंग एरर कम रहेगी और एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, उसी इंडेक्स फंड को आप बाय करिए। उसको बाय करने का यही एक क्राइटेरिया है। जितने भी बड़े फंड हाउसेस हैं, उन सब फंड हाउसेस के पास में ये फंड्स रहते हैं। तो एक चीज़ और विकास सर मैं पूछना चाहूँगा, सपोज कोई फंड है जो एक्टिवली मैनेज हो रहा है और विद टाइम उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है बना के, लेकिन सडनली उसके फंड मैनेजर ने अब उसके साथ नहीं है, छोड़ के चले गए हैं उस फंड को, और सडनली वो फंड की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। सो अब ये सिचुएशन कैसे तय करेगी कि पहले 5 साल 10 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बदल गई? तो इसमें एक्टिव फंड मैनेजर को एक्टिवली ट्रैक करना भी तो एक चैलेंज हो गया है एक निवेशक के लिए। सुमित जी, दो लेयर है। देखिए, एक फंड मैनेजर की तरफ से लेयर है, और एक लेयर आपके एडवाइजर की भी होती है, या बैंकर की, या ब्रोकर की, जिसको भी आप बोलेंगे, जो आपको एडवाइस दे रहा है। तो एक सेकंड ओपिनियन उनका भी लेना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए, क्वार्टरली करिए, 6 मंथली करिए। बेशक आपको उस फंड नहीं, हर बार आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, बट बाजार का क्या इम्पैक्ट रहेगा, या किसी फंड मैनेजमेंट की टीम में पूरा रिशफल हुआ है उसका असर, क्योंकि बहुत सारी फंड मैनेजर्स जो होते हैं, फंड हाउस होते हैं, वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो पर्सन ड्रिवन नहीं रखना चाहते हैं। तो लॉट्स ऑफ फंड हाउसेज, और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ फंड हाउसेज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिस्टम को बना देते हैं। तो एक फंड मैनेजर चले गए, दूसरे फंड मैनेजर आए, उनको वही सिस्टम फॉलो करना है। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बिकॉज कई बार निवेशक जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। अगर ये फंड 1 साल या 6 महीने उसकी अंडर परफॉर्मेंस रही, तो हर बार आप उसको रिशफल मत करिए, अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए। और कई बार फंड को समय देना भी जरूरी है, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर मैनेजमेंट में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो फंड मैनेजर ने जिनका बेट लिया है फॉर एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन या डोमेस्टिक रीजन जिसकी हम बात करते हैं, हो सकता है फंड वो 6 महीने के लिए उतना अच्छा ना चले। तो ये जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिस्ट्रक्चरिंग है, वो नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडली आपको एक पहला अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो होता है, आइडियोलॉजी बनाने के लिए अपने एडवाइजर के साथ बैठ के, उसके बाद आप तय करिए कौन से शॉर्ट टर्म के फंड्स हैं, मीडियम टर्म के फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं। तो आपने तमाम डिटेल सुनी एक्टिव फंड्स को लेकर, पैसिव फंड्स को लेकर, आपके लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, इन सब पे हम विकास सर से बातचीत कर रहे थे। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं, वहाँ पे देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास आईसीआई पोटेंशियल कम्युनिटी फंड की एसआईपी चल रही है 2000 रुपए की पर मंथ। 8 मंथ हो गए हैं इसको जी। और एक है मेरे पास एसबीआई ब्लू चिप फंड, इसकी एसआईपी चल रही है। ओके, हाँ। तो आपका गोल आपने जो मेंशन किया है वो है 15 साल में 50 लाख रुपए का कॉर्पस चाह रहे हैं, राइट? जी जी, अभी मुझे आईसीआई पोटेंशियल कम्युनिटी फंड के लिए 8 मंथ हो गए हैं, और एसबीआई ब्लू चिप मैंने अभी लास्ट मंथ ही लिया है। ओके, तो देवेंद्र जी आपकी उम्र आपने 26 साल बताई है, आप 41 साल की उम्र में ही मेजरली 50 लाख रुपए की रकम चाह रहे हैं, राइट?
जी जी। ओके, तो क्या करना है विकास सर, क्या करें, क्योंकि इनका जो निवेश है वो तो इनका शायद कॉर्पस अचीव नहीं कर पाएगा इस ड्यूरेशन में। आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए इन्हें, कितना स्टेप अप, क्या बदलाव जिससे ये गोल अचीव कर पाए? देवेंद्र जी, क्योंकि आप बहुत यंग है, अभी 26 साल की आपकी उम्र है, तो ऑब्वियसली आप यदि जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपका जैसे जैसे इनफ्लो बढ़ेगा अपने सिप का अमाउंट बढ़ाते जाइए। सुमित जी ने ठीक बोला कि आपका ये लक्ष्य जो है वो 50 लाख का पूरा नहीं हो सकता है 4,000 से। आप क्या करिए, पहले तो आईसीआईसी का जो आपने कॉमोडिटी फंड लिया है, क्योंकि आप नया शुरू कर रहे हैं, उतने सीजन नहीं है, आप एक ऑल वेदर फंड लीजिए, आईसीआईसीआई का ही लीजिए। यानी कि ये सिर्फ बंद करके आप आईसीआईसीआई अप्रूव मल्टी कैप फंड या आईसीआईसीआई अप्रूव वैल्यू डिस्कवरी, इन दोनों में से किसी एक फंड को ले लीजिए। वो आपको हर एक सेक्टर का, उसमें कमोडिटीज का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहेगा। और दूसरा, आप एसबीआई का फंड जो है वो आप चलने दीजिए। अब ये जो आप यदि आप कंटिन्यू करते हैं, मैं 15% की भी अगर ग्रोथ रेट लेता हूँ, तो रफली 28 लाख रुपए आपका बनेगा, जो कि सफिशिएंट नहीं है, 28-29 लाख के आसपास। तो आपको या तो अपनी एसआईपी जो है 7,000 की करनी पड़ेगी, या फिर अपना अवधि बढ़ा दीजिए, 18-19 साल तक आप उसको कंटिन्यू रहे। 15 साल में वो शायद टारगेट पूरा नहीं होगा। और जैसा मैंने बोला कि आपके इनफ्लोज बढ़ते जाएंगे, आप अपना सिप्स बढ़ाते जाइए। एसबीआई कॉन्ट्रा है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और भी बहुत सारे फंड्स हैं, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो थोड़े बहुत फेरबदल आपको विकास सर ने बताए हैं देवेंद्र जी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़े स्टेप अप की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको भी अकॉर्डिंगली प्लेस कर लीजिएगा। अब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मी नारायण साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा ये सवाल है, एक्चुअली थैंक यू सो मच, आपने मेरा सवाल आपके शो में लिया कि काफी दिनों से मैं सर्च कर रहा था कि कोई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करे, और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी माफ़ी चाहूँगा पहले तो इस चीज़ के लिए कि हम इतने समय तक आपसे संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं तो संपर्क साधने में समय लग जाता है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक पहुँचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो माफ़ी देरी के लिए, लेकिन दे रहे हैं और शायद कुछ हद तक दुरुस्त भी आएंगे। तो आप सवाल पूछिए अपना। सर अभी जो मैंने भी इन्वेस्टमेंट करा कुछ गवर्नमेंट स्कीम में उसमें करा है, जैसे सुकन्या से मेरी बेटी है 8 साल की, तो जब से वो बर्थ हुई तब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पर यह 1 लाख, और अभी करेंटली मैंने इसमें 1.5 लाख रुपए करना चाहता हूँ। तो अभी उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 13,30,000 रुपये है। एसबीआई में जो सॉवरेन गोल्ड है उसमें मैंने 3 लाख रुपए, एयरबैग फ्लोटेड बॉन्ड है उसमें 2 लाख रुपए, और अभी जस्ट रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले एफडी डाला है कुछ 8 लाख का। इसके अलावा मेरे पास म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है कुछ 5 to 6 लाख का है। एचएसबीसी में अप्रोक्स 170 लाख है। प्राग पारिक में 1 लाख, मोतीलाल ओसवाल में 1,20,000, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट डायरेक्ट 32,000, एंड डीएसपी मल्टी में मल्टी फंड है उसमें 1 लाख, एंड एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी में 1 लाख रुपए जी। ये मेरा बिजनेस, और टोटल में कुछ 30 लाख के अराउंड है। ओके, तो लक्ष्मी नारायण जी, जो चाहिए कुछ सही यार, 2-3 चीजें और मैं आपसे पूछूंगा। आपने जो बात मेंशन करी कि आपकी बेटी की उम्र 8 साल है अभी, और आपने 8 साल पहले से निवेश शुरू किया था, राइट? राइट सर। तो आपको पहली चीज बेटी की पढ़ाई के लिए आपको पूंजी चाहिए या बच्चों की? मेरे को मेरे एक्चुअली 2 बेटे भी हैं। तो बेटी का आई थिंक मेरे को लगता है कि सुकन्या समृद्धि में हो जाएगा शायद, और थोड़े दो फंड है, बाकी और भी इन्वेस्टमेंट है मेरे पास जो डेट में है। तो ये पूंजी आपको कब तक चाहिए होगी अंदाजन? ये मेरे 15 साल का मेरे पास टारगेट है कि 15 साल इज इनफ। तो 15 साल में ये पढ़ाई भी और 15 साल में आपका रिटायरमेंट भी, राइट? राइट। ओके। विकास सर बहुत हद तक डिटेल आपको भेजी हुई हैं, कुछ नई जानकारी भी उन्होंने ऐड की है, लेकिन ओवरऑल ये मान के चलिए करीब 30 लाख रुपए के आसपास का इन्होंने अलग अलग चीज़ों में निवेश कर रखा है। और ये आपको इन्होंने कुछ फंड्स भी भेजे हुए हैं। तो पहली चीज़, इनका जो लक्ष्य है वो क्या अचीवेबल है? 10 से 15 साल में 3 करोड़ का कॉर्पस जो ये चाह रहे हैं, इस पूंजी से हो जाएगा या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? दूसरा, जो स्कीमें इन्होंने भेजी हैं अलग अलग, सुकन्या समृद्धि की या म्यूचुअल फंड की या फिक्स डिपॉजिट की, उनमें क्या फेरबदल की ज़रूरत है? इनके 2 गोल, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। लक्ष्मी जी, जो आपने डेट का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया या फिक्स डिपॉजिट हो गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड लिया, तो बहुत ही अच्छा एलोकेशन किया आपने डेट में। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलता हूं, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपका ये जो डेट का पोर्टफोलियो है, अगर 8% की दर से बढ़ता रहेगा, तो अगले 15 साल में आपको कुछ लगभग 73-74 लाख रुपया बनेगा आपका।
और जो आपका 4.5-5 लाख रुपए आपने बोला कि आपका म्यूचुअल फंड में है, उसको मैं 15% से भी लेके अगर चलता हूँ, तो वो आपका 35-40 लाख रुपए तक बनेगा। तो रफली 1 से सवा करोड़ का आपका कॉर्पस क्रिएट होता है यहाँ से, अगर ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को आप बोलेंगे। अभी आपने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोली है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो हो सकता है आपका 1.5 करोड़ के आसपास भी कॉर्पस बन जाए, जो आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट्स अभी बताई। हाउएवर, अगर आपको ये 3 करोड़ का टारगेट पूरा करना है 15 साल में, तो थोड़ी सी आपको लंबी छलांग लगानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, व्हिच मींस कि आपको कम से कम ये 20 से 25 हजार रुपए का एसआईपी महीने का करना पड़ेगा, तभी आप जाके 3 करोड़ का ये जो कॉर्पस है वो क्रिएट कर पाएंगे। जो आपने फंड्स बोले वो भी अच्छे फंड्स हैं, और यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो मेरे एसेट मल्टी कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड है, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इनमें से आप 2 या 3 फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट सो डेट खराब नहीं है, बट डेट की एक लिमिटेशन है कि वो उतना ही रिटर्न देगा आपको। तो कुछ आपका जैसे आरबीआई का बॉन्ड हो गया, 7-7.5% का रिटर्न हो गया उसमें। गोल्ड का रिटर्न थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन गोल्ड की आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी कम है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते हुए मुझे 1.25 से 1.5 करोड़ का लग रहा है कि आप कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे, विच इज रफली हाफ ऑफ योर टारगेट। तो उसको पूरा करने के लिए आपको 20 से 25 हजार रुपए का, और क्योंकि आपका इक्विटी में भी एक्सपोजर उतना नहीं है, तो डेट में आपने अच्छा डिसेंट एक्सपोजर किया है। यदि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कम से कम आप 25 हजार रुपए का एसआईपी करें, या फिर आपको थोड़ा सा 17, 18 या 20 साल तक के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा आपका टाइम होराइजन। तो इधर लक्ष्मी जी 3 ऑप्शन समझ के चलिए। पहला, या तो आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी साइड पे निवेश थोड़ा सा बढ़ाएं, एक हिस्सा आपके लिए रहे। दूसरा, आप अपने निवेश की अवधि बढ़ाएं, या तो आप इसको 15 की बजाय 25 साल कर लीजिए, या निवेश की ही पूंजी बढ़ाएं। तो ये तीसरा तरीका होगा जिससे आप एक बार को ये पहुंच सकते हैं। डेट का फंड आपका बेटर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ आपके फेरबदल की बातचीत भी की है विकास सर ने। आप अकॉर्डिंगली इसमें निवेश कर सकते हैं और ये फेरबदल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जो गोल्स हैं वो आप शायद यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई पड़ोगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे अपने दर्शकों से। विकास सर बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे अगर कुछ और सवालों को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस बाद आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर भी, सवालों के जवाब ले रहे हैं विकास सर से। और साथ साथ आज एक्टिव पैसिव फंड, इस पर हमने बातचीत की विकास सर से, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो अब अहमदाबाद चलते हैं पहले, और वहाँ के हमारे जो अगले दर्शक हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। साबिर साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। साबिर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ हेलो जी साबिर जी नमस्कार। नमस्कार। साबिर जी क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं यूँ पूछ रहा हूँ सर, मेरी अभी 10,000 रुपये की एसआईपी है। ओके। तो सर मेरे को 5 साल में 25 लाख का सर मेरे को फंड इकट्ठा करना है। तो सर उसके लिए कितने रुपए की एसआईपी होगी? और सर मुझे ये पूछना था कि मेरा जो फंड अभी हाल में उसके अंदर कुछ फेरबदल करने की कुछ है, ओके, आवश्यकता है कुछ? तो साबिर जी 5 साल क्यों चुना आपने? कोई खास इवेंट या कोई वजह जिसकी वजह से? यस सर, यस सर। ओके, तो पहले तो विकास सर बहुत ही नामुमकिन जैसा लक्ष्य सामने खड़ा है। करीब करीब 6 लाख रुपए के आसपास की पूंजी इकट्ठी करेंगे। अगर मैं उसको मतलब 30-35% की दर से लगा दूं तो ही शायद जाके वो, तो भी शायद ना हो पाए। लेकिन किस हद तक आप मान रहे हो कि ये फीजिबल है, वन, और दूसरा क्या अपनी एसआईपी को इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या करें, ये आप क्या कहेंगे इस पर? जी साबिर जी, बिल्कुल सही बोला सर ने कि आपका जो लक्ष्य है वो 25 लाख का, वो अगर एग्जिस्टिंग सेटअप के हिसाब से देखेंगे तो आप लगभग 12 लाख ही बना पाएंगे। मैं 1.5 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है वो प्लस जो एसआईपी चल रहा है आपका, तो आपको लगभग जो है 25 हजार का सिप करना पड़ेगा। या फिर आप अपना टाइम होराइजन है वो 8 से 9 साल का करिए। आपकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उसमें आई एम प्रेटी कंफर्टेबल कि आपने जो फंड्स लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप करते जाइए, एसआईपी का अमाउंट स्टेप अप कर दीजिए, वो बढ़ाइए, तो ही आपका ये लक्ष्य पूरा होगा 5 साल में। तो जैसा मैंने बोला 25 हजार का सिप करना पड़ेगा आपको, या आप अपना 8 से 9 साल का टाइम होराइजन करिए, क्योंकि मैंने 15% से भी अगर आपका ये पोर्टफोलियो ग्रो करेगा तो भी 12-12.5 लाख के ऊपर नहीं जा पाएगा। तो साबिर साहब थोड़ी से फेरबदल की तो ज़रूरत है, थोड़ा रियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत है रादर, और आप अपने निवेश की जो पूंजी है उसको बढ़ाइए और या अवधि बढ़ाइए, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये भी है कि अब तक बाज़ार बहुत तेज़ रफ्तार में रहा है,
तो अगर रफ्तार रीजनेबल भी हो जाए मार्केट की, अपनी एक्चुअल साइज में आ जाए जो कि 11, 12, 15% से ज़्यादा नहीं होता, तो आपके लिए अचीव करना और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ाइए या अपना निवेश बढ़ाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यश साहब से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ यश रस्तोगी जी मौजूद हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बातचीत करने के लिए। यश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार मेरा यश जी। क्वेश्चन ये है कि जो मेरे फंड्स हैं मैंने आपको बताए, जी वो फंड्स मेरे को 15 से 20 साल के लिए लगभग मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्टेड रहने के लिए। ओके तो एक अमाउंट कितना जुड़ पाएगा और इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो यश जी, जो मेरे पास डिटेल है कि आपकी उम्र 27 साल है, राइट? जी जी ओके, और आप क्योंकि अभी जिस उम्र के पड़ाव में हैं, आगे चल के अपनी एसआईपी को और बढ़ा भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो? जी बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो विकास सर क्या करें, इनका निवेश करीब करीब 8200 रुपये के आसपास की एसआईपी इनकी चल रही है। 27 साल इनकी उम्र है, ये एसआईपी अपनी स्टेप अप कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। और अच्छी चीज़ क्या है कि 15 से 20 साल का अवधि अभी से मान के चल रहे हैं। सो बढ़िया उम्र में इन्होंने निवेश शुरू किया, क्या करना चाहिए? यश, आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि ऑल्दो आप यंग हो बट बहुत ही ज्यादा आपने स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिया हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, और करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप ज्यादातर ना मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप जो है अप्रोच अपनाइए यहाँ से। एक दो फंड है जो स्मॉल कैप, आप जैसे टाटा स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करिए, और आपका जो ग्रो वाला फंड है, ग्रो निफ्टी टोटल, वो भी आप कंटिन्यू करिए। जो आपका एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, आप उससे आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें बैंक ऑफ इंडिया के मल्टी कैप में आप स्विच कर सकते हैं, और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप जो फंड है उसका कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें कर सकते हैं। अब जो मैंने ये फंड्स बोले, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें वो ऊपर के 3 फंड जो मैंने रिस्ट्रक्चर करने की बोले उसमें आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उसमें भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर होगा। बट अगर आप पूरा ही बास्केट आपकी जो म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप रख रहे हैं, किसी वजह से अगले 1-2 साल स्मॉल कैप नहीं चले, क्योंकि पिछले 2 साल से स्मॉल कैप फंड्स बहुत अच्छा चले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले 2 साल भी वो उसी तरीके से चलेंगे। सो मार्केट में क्या होता है, थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग रोटेशंस होती रहती हैं। तो जो मैंने आपको ये अप्रोच बताया फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, वो करिए। अगर आप 80 टू 100 का सिप जो कर रहे हैं 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे, इफ आई एज्यूम के 15% से ग्रो करें, तो 55 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। अगर आप इसको 20 साल रखेंगे तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन सकता है। विकास सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं उनमें यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका एक्सपोजर अच्छा और उसकी वजह से कॉर्पस काफ़ी बड़ा है। सो अगर वो यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो क्या कॉर्पस को यहाँ छोड़ के शिफ्ट करें, नया निवेश करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद निवेश करें? इसको कैसे टाइम करें? बाजार को टाइम तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतने अच्छे रिटर्न को सामने से जाता देखना भी ठीक नहीं लगता। सो आप कैसे इसे क्लिक करोगे? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुमित जी, क्योंकि आपको फंड बेचने की जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्ट हो गया है यश, उसको आप रहने दीजिए, या तो आप एसआईपी बंद कर दीजिए, या जो मैंने फंड्स बोले उसमें नया एसआईपी शुरू कर दीजिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप अपना जो एसआईपी है वो 8,000 से बढ़ा के 15,000 या 16,000 कर सकते हैं, तो फिर ये आप स्मॉल कैप में बने रहिए और नए फंड्स में एसआईपी आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा जब कभी बीच में मौका मिले, एक मुश्त पैसा आपके पास बोनस, इंसेंटिव या कुछ भी आता है, आप उसमें टॉप अप करिए। बट आप फंड को बेचिए मत, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोड भी होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं करेंगे, बट यदि आप एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में बने रहते हैं, तो जो अगर आने वाले 1-2 साल में मान लीजिए किसी वजह से लार्ज कैप फंड ज्यादा चले या मिड कैप फंड ज्यादा चल गए या हायर मिड कैप ज्यादा चले और स्मॉल कैप उतना नहीं चला, तो आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप या हायर मिड कैप का जो तड़का जिसको हम बोलते हैं वो भी होना जरूरी है। तो आप एग्जिस्टिंग एसआईपीज जो हो गई उनको तो रोक दीजिए वहीं पर ही। इफ़ इन केस आप इस तरह की कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, तो और नया निवेश करिए किसी और लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आपका एडजस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब विकास सर, अब क्योंकि निवेश की शुरुआत की बात हो रही है, नए निवेश की बात हो रही है, तो टॉप 4 फंड ऑब्वियसली कौन से आपने चुने? तो सुमित जी, जैसा हम मेंटेन कर रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन स्मॉल और मिड में नहीं हो, तो आप एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच लेके चले या मल्टी कैप अप्रोच लेके चले। सो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ले सकते हैं। टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड है। तो जो भी नए निवेशक हैं जो अभी यहाँ से आ रहे हैं, वो ये 4 फंड लेके चलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है उनका। ये तो
आपके लिए 4 फंड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड और मिरेज एसेट का मल्टी कैप फंड। आपको ज़्यादातर मल्टी कैप फंड्स इसीलिए बताए जा रहे हैं या फ्लेक्सी कैप फंड्स इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप अलग अलग तेज़ी को, जो मिड कैप स्मॉल कैप की तेज़ी है वो हल्की अगर पड़ती है और लार्ज कैप चलता है तो आपको ये फंड एक रीजनेबल रिटर्न दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर हमसे ईजिली चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर मौजूद रहने के लिए। अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।